नमस्कार, मैं पवन चंचल। आज हम बीएससी पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रियल एनालिसिस के पहले चैप्टर द रियल नंबर सिस्टम को शुरू करते हैं। वास्तविक विश्लेषण वास्तविक संख्याओं की ही संकल्पना पर आधारित होता है। इसके लिए यहाँ दो विधियाँ हैं। पहली जेनेटिक मेथड, जिसे हम परंपरागत विधि कहते हैं। इसके लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को मानकर उसका क्रमिक विस्तार किया जाता है पूर्णांकों के समुच्चय में, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में, तथा इस प्रकार वास्तविक संख्याओं के समुच्चय तक पहुंचा जाता है। इसके लिए पीनो ने, एक वैज्ञानिक थे पीनो नामक, उन्होंने प्राकृत संख्याओं के लिए कुछ अभिग्रहित माने, जिनमें पहला अभिग्रहित है एक प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 को उन्होंने प्राकृत संख्या माना है। इसका मतलब n जो है वो एक अरिक्त समुच्चय है। दूसरा अभिग्रहित है प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए एक इमीडिएट सक्सेसर, यानी कि n के लिए n+ विद्यमान होती है, जो कि n का परिवर्ती यानी कि इमीडिएट सक्सेसर कहलाता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ n से n+ में एक इनटू मैपिंग यानी कि अंतर्क्षेपी प्रतिचित्रण परिभाषित होता है। तो यहाँ पर जैसा कि 2 का अगर हम देखें इमीडिएट सक्सेसर, वो है कितना, 3 का सक्सेसर 4 है, और उसका भी सक्सेसर देखें तो वो यानी कि 4 का सक्सेसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5। तीसरा अभिग्रहित है एक किसी भी प्राकृत संख्या का परिवर्ती नहीं है, यानी कि एक के लिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसका परिवर्ती 1 हो। चौथा अभिग्रहित है समान परिवर्ती वाली 2 प्राकृत संख्याएं समरूप होती है, यानी कि यदि सक्सेसर ऑफ m इज इक्वल टू सक्सेसर ऑफ n, तो यहाँ पर m और n दोनों आपस में बराबर होते हैं। प्राकृत संख्याओं के पांचवा जो अभिग्रहित है प्राकृत संख्याओं के किसी समुच्चय जिसमें कि पहली बात 1 एग्जिस्ट करता हो, दूसरा प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए उसका परिवर्ती n+ हो, n के लिए परिवर्ती उसका n+ हो, तो सभी संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं होती है। अर्थात यदि किसी कोई उप समुच्चय है प्राकृत संख्याओं का, तो हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट, यदि 1 A का अवयव है और A भी A का अवयव है, तो उसका सक्सेसर A का अवयव होगा। तो हम इनसे कह सकते हैं कि A और N आपस में बराबर होंगे। दूसरा मेथड जो है वो अभिग्रहितीय विधि, जिसे कि हम एक्सियोमेटिक मेथड भी कहते हैं। इस विधि में जो है पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अवयवों को ही वास्तविक संख्याओं के रूप में माना जाता है। इसके लिए कुछ अभिग्रहित है एक्सियम्स फॉर रियल नंबर्स। वो अभिग्रहित पहला है हमारे पास एक्सटेंड एक्सियम, दूसरा है फील्ड एक्सियम, तीसरा है ऑर्डर एक्सियम, और चौथा है कंप्लीटनेस एक्सियम। एक्सटेंड एक्सियम को हम प्रसार अभिग्रहित कहते हैं, फील्ड एक्सियम यानी कि क्षेत्र अभिग्रहित, ऑर्डर एक्सियम को हम क्रम अभिग्रहित कहते हैं, और कंप्लीटनेस एक्सियम को हम पूर्णता अभिग्रहित कहते हैं। तो सबसे पहले हम अगर एक्सटेंड एक्सियम की बात करें, तो एक्सटेंड एक्सियम के लिए जो समुच्चय है R, उसमें कम से कम 2 अलग अलग अवयव विद्यमान होना आवश्यक है। फील्ड एक्सियम को हम देखें, क्षेत्र अभिग्रहित कहते हैं इसे, यानी कि फील्ड हम किसे कहेंगे वो यहाँ बताते हैं हम, कि कम से कम 2 अवयव वाला अरिक्त समुच्चय F क्षेत्र कहा जाता है यदि उसमें 2 द्विआधारीय संक्रियाएं प्लस और गुणा परिभाषित हों, और वो है इन जो अभिग्रहित जिनकी हम आगे बात करेंगे उन सभी अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। जिनमें पहला अभिग्रहित है कि F जो है प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। तो क्रम विनिमय ग्रुप हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि अबिलियन यानी कि कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है। उसके लिए किन्हीं भी 3 अवयवों को सब F के हम प्रत्येक अवयव ABC के लिए अगर बात करते हैं कि फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू F, हमारे पास क्या होना चाहिए,
ए प्लस बी यानी कि इन दोनों का योग एफ का अवयव होना चाहिए। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसे संतुष्ट करना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव यानी कि सहचार्यता का प्रगुण। इसके लिए क्या होना चाहिए कि प्रत्येक ए बी सी जो कि एफ के अवयव हैं उनके लिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योज्य तत्समक का विद्यमान होना। इसके लिए क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ हमारे पास देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू एफ, यानी कि जीरो जो है एफ का एक ऐसा अवयव विद्यमान होना चाहिए कि यदि हम ए प्लस ज़ीरो देखें और ज़ीरो प्लस ए देखें तो वो ए के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर एफ के किसी भी अवयव को हम इस शून्य अवयव में जोड़ते हैं तो हमारे पास वह अवयव ए ही आता है। यदि जैसे ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए करते तो हमारे पास ए आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो जो है वो क्या है, शून्य अवयव या योज्य तत्समक, इसे हम कहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, यहाँ पर हमारे पास एक बी ऐसा अवयव एफ में विद्यमान होना चाहिए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, बी जो है वो इसका ए का योज्य प्रतिलोम है, तो बी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तभी हमारे पास ए प्लस माइनस ए देखेंगे तो हमारे पास योज्य तत्समक जो कि ज़ीरो है वो आएगा। तो इसलिए हम बी को ए का योज्य प्रतिलोम कहेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय प्रगुण। इसके लिए हमारे पास यदि हम ए प्लस बी और बी प्लस ए किसी भी प्रकार से जोड़े तो वो हमारे पास दोनों बराबर होने चाहिए। पहली हमने बात की कि एफ जो है योज्य संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एफ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए, यानी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, ये भी इसी प्रकार है। क्लोजर प्रॉपर्टी इसके लिए लागू होनी चाहिए, यानी कि ए गुणा बी जो है वह एफ का अवयव होना चाहिए। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यानी कि ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी, इसके बराबर होना चाहिए। तीसरी बात है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पर गुणात्मक तत्समक का विद्यमान होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू एफ, यानी कि हमारे पास एफ में एक ऐसा अवयव वन विद्यमान होना चाहिए ताकि ए गुणा वन और वन गुणा ए दोनों बराबर होने चाहिए, जो कि ए के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास वन क्या है, एफ का गुणात्मक तत्समक अवयव है। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। चौथी बात है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का विद्यमान होना आवश्यक है। मतलब हमारे पास यहाँ अगर ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, तो हमारे पास यहाँ पर ए जो है नॉन ज़ीरो है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा अवयव बी जो है वो विद्यमान होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू एफ, ताकि हमारे पास ए गुणा बी और बी गुणा ए दोनों आपस में बराबर हो और एक के बराबर हो। इस केस में हमारे पास बी जो है वो एक बटा ए के बराबर होना चाहिए, तभी ए गुणा वन अपॉन ए वो हमारे पास गुणात्मक तत्समक एक के बराबर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बी क्या है, ए के लिए गुणात्मक प्रतिलोम है। पांचवी बात है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब हमारे पास ए गुणा बी और बी गुणा ए दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये हमारे पास हमने बताया कि एफ योज्य संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। दूसरी बात हमने बताई कि एफ गुणा के लिए भी क्रम विनिमय ग्रुप है। अब तीसरी बात हम देखते हैं बंटनता का गुणधर्म, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब ए गुणा बी प्लस सी ये बराबर होना चाहिए ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। इसे हम कहते हैं वाम बंटनता का गुणधर्म, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसी प्रकार जो b प्लस ए बी प्लस सी डॉट ए ये बराबर होना चाहिए b प्लस ए गुणा बी गुणा ए प्लस सी गुणा ए। इसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि दक्षिण बंटनता का गुणधर्म। तो यहाँ हमारे पास ये एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जैसे कि q प्लस परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है
वो योज्य और गुणात्मक संक्रिया के लिए जो है हमारे पास एक फील्ड है, क्योंकि इसमें ये Q जो है प्लस संक्रिया के लिए अबिलियन है, Q गुणात्मक संक्रिया के लिए भी अबिलियन है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, यानी कि इन सभी अभिग्रहितों को ये संतुष्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि Q प्लस गुणा ये जो है एक फील्ड है। इसी प्रकार रियल नंबर सिस्टम जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है वो भी प्लस और गुणा इन दोनों संक्रियाओं के लिए हमारे पास इनसे मिलकर के क्या है, ये एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है हमारे पास ये इन सभी अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि F एक फील्ड है। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।